सभी को मेरा नमस्कार। आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 130वीं जयंती हम मना रहे हैं। हमें खुशी है इस मौके पर पार्टी की तरफ से INC-TV डिजिटल लॉन्च किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस के विचारों का व्यापक प्रसार और प्रचार इसके माध्यम से हो। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो बातें बहुत पहले ही कही थी वो आज सच हो रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको 3 बातें बताऊंगा जो उन्होंने खासकर पत्रिका के बारे में कही थी। और वो हमेशा अपने लोगों से कहते थे, कोई समाज, कोई विचार अगर उसको जीवित रखना है तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक विचार यानी आइडियोलॉजी, थिंकिंग। दूसरा आचार यानी अनुष्ठान में लाना। तीसरा प्रचार। आचार, विचार और प्रचार, अगर ये 3 चीज किसी संस्था में, किसी समाज में अगर होते हैं तो वो आइडियोलॉजी बहुत दिन तक चलती है और लोगों को उसका फायदा होता है। लेकिन आज उनके विचारों को खत्म करने के लिए मोदी सरकार हर तरीके की कोशिश कर रही है। संविधान तो अच्छा है, संविधान अगर कितना भी अच्छा हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं तो संविधान बुरा हो सकता है। संविधान में कितने भी कमियां हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अगर सही हो तो अच्छा हो सकता है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने खुद ही ये बात कही थी, जिसको श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी अपने भाषण में दोहराया था और यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने कहा। आज मैं और एक आपसे बात रखना चाहता हूँ। 31 जनवरी 1920 में बाबा साहब अंबेडकर पहला अपना पेपर निकाला, दैट इज फोर्टनाइटली में उसका नाम उन्होंने रखा मूक नायक। यानी जनता मूक है, गरीब है, वंचित है, दलित है, सप्रेस्ड है, तो उनके नायक कौन होंगे? उनके विचारों को लोगों तक कहां तक पहुंचाना चाहिए? तब उन्होंने वो पेपर 1920 में मूक नायक के नाम से निकाला। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा, उस पेपर के मुताबिक आज जितने भी अखबार मौजूद है वे किसी न किसी जाति के हितों की रक्षा में लगे हैं। वे दूसरों के हितों की ओर देखते तक नहीं। इस कारण हमारा देश विषमताओं का मायका बना हुआ है। सत्ता और ज्ञान के अभाव से साथ गरीबी ने विशाल दलित समाज को गहरे गर्त में डाल रखा है। धर्म को लेकर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधु प्रेम की भाव सिखाता है। फिर उन्होंने इस पेपर बंद होने के बाद और एक पेपर निकाला 1927 में, वो मराठी में बहिष्कृत भारत, यानी जिस समाज को हम बहिष्कृत किए हैं उसको
उन्होंने 15 नवंबर 3 अप्रैल 1927 में ये निकाला था, फिर वो भी बंद हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने 15 नवंबर 1929 में एक नया पेपर चलाया जिसका नाम था जनता। वो जनता पेपर कम से कम 26 साल तक चला। फिर उसके बाद यानी जिसमें दलितों के समस्या लिए और पुनः पैक्ट को किस ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ मिलजुल के रिजर्वेशन के बारे में मनवाया, ये सारी चीजें उसमें आती है, वो एक और अंग है। तो यानी पेपर के बारे में, माध्यम के लिए बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा वो खुद इंटरेस्ट लेकर समाज के लोगों के जितने भी कमियां हैं वो बताने की कोशिश करते थे। जब वो जनता पेपर उसको बदलकर जब उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, तब उन्होंने उस पेपर का नाम प्रबुद्ध भारत रखा, यानी नया भारत, प्रबुद्ध भारत। तो ऐसे नए नए विचार, नए नए पेपर्स उन्होंने इसलिए लाया कि उनके विचारों का भी प्रचार हो, साथ ही साथ जो दबे तबके और बहुत ही वंचित लोग हैं उनको एक फायदा हो। और मैं आखिरी बात ये कह के समाप्त करूंगा, फिर उसके आगे तो आप बोलेंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसा कि अभी सुरजेवाला साहब ने कहा कि और महात्मा गांधी जी ने उनके कोट भी आपने देखा, लेकिन यही बात 1943 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 101वीं जयंती रानडे की पूना में हुआ था, उस वक्त उन्होंने ये कहा, भारत में पत्रकारिता कभी व्यवसाय थी, आज व्यापार बन गई है। ये उस वक्त के वर्ड है। अब ये खुद को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानती। भारत की पत्रकारिता इस बात को अपना सर्वप्रथम और सर्वोपरि कर्तव्य नहीं मानती है कि वो एक तटस्थ भाव से निष्पक्ष समाचार दे। आज उनका मुख्य सिद्धांत है एक नायक चुनकर उसकी पूजा करना। उसकी छत्र छाया में समाचार पत्रों का स्थान सनसनी और विवेक सम्मत मत का विवेकहीन भावावेश ने ले लिया। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ सम्मानजनक अपवाद मौजूद है, लेकिन उनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई है। तो ये बाबा साहब के विचार थे उस वक्त के पत्रकार के लिए, पत्रों के लिए, पेपर्स के लिए, लेकिन आज भी वो निश्चित रूप से वो ये प्रूव हो रहा है कि जो पहली व्यवस्था थी, जो महात्मा गांधी जी ने कही, फिर उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, वो सत्य होते जा रहा है। क्योंकि हर एक को डराना यही बीजेपी का और मोदी जी का काम है। उसी से आज पत्रकार को डरा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को डरा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, सबको डराते जा रहे हैं और उधर ध्यान नहीं दे रहे। यूपी में सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार गरीबों पे, दलितों पे हो रहा है। अब उदाहरण के तौर पर बोलूंगा, हर 11 मिनट में एक दलित अत्याचार का शिकार होता है। इसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहते। सेक्रेटरिएट में एक सेक्रेटरी है, एक ही सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी,
एडिशनल सेक्रेटरी 6, ज्वाइंट सेक्रेटरी 4। यानी ये हालत जिस जगह मोदी जी खुद काम करते हैं उस पार्लियामेंट में है। तो उनसे मैं समझता हूं कि दलितों के प्रति उनकी सिर्फ इलेक्शन में वो कभी कभी बात करते। इस बार तो मैं खुद बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के पास पार्लियामेंट में गया था। एक हार डाले हैं, उसके सिवाय वहां पर कुछ नहीं है। मोदी जी तो नहीं गए, दूसरे भी नहीं गए। मैं बोला कि मैं यहां तक आया हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन लो, इसलिए मैं पार्लियामेंट के अंदर गया, फूल डाला, आया। मुझे बड़ा निराश हुआ। आप बड़े बड़े इलेक्शन के मीटिंग करते हो और बड़े बड़े कार्यकर्ताओं का मीटिंग लेते हो, क्या 10-50 लोग मिलके वहां पर उनको फूल माला नहीं चढ़ा सकते? ये मोदी जी का ये जैसा है हाथी के दांत दिखाने का एक, खाने का एक, वैसा आज मोदी जी चल रहे हैं। और इसीलिए वो हमको बताना है, देश को, विदेश को, यहाँ के जनता को, कि इस मीडिया द्वारा जो इसमें बहुत ही कोशिश करके हमारे सुरजेवाला साहब ने जो बनाया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए वो जो कोशिश कर रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं। और इस मीडिया का फायदा जरूर सभी लोग लेंगे, ऐसा मैं समझ के मेरे बात को खत्म करता हूं। थैंक यू सर। बिफोर वी टेक क्वेश्चंस, आज जिस प्रकार से दलित अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, उसके दो पहलुओं को बहुत संक्षिप्त में मेरे दोनों सहयोगी सुष्मिता जी और नीरज जी उसकी व्याख्या करेंगे। मैं उन्हें अनुरोध करूंगा, पहले सुष्मिता जी को और उसके बाद नीरज जी को। सुष्मिता जी। Thank you, sir. I would like to start by paying my deep respect and tribute to Baba Saheb Ambedkar, who gave us our constitution. And I would like to also thank you all for being present here at the launch of our INC digital channel. Just to reiterate what our leader Kharge ji said, that every 11 minutes there is an attack on a scheduled caste person in this country. And this data does not come from the Congress platform, but this data is backed by the NCRB. And what I have to reiterate is that the SC sub-plan, which was the vision of the UPA of the Congress party, has been repeatedly diluted by the NDA government, by the BJP government. Although the need for the sub-plan remains, given the status of this community in our country, but clearly the Bharatiya Janata Party is insensitive to that need, and you all have seen repeatedly, budget after budget, how that has been diluted. I have to say, if we talk about atrocities on the scheduled caste brothers and sisters of this country, we must hold out and must highlight that the example of Gujarat and Uttar Pradesh stands out. It has been seen how the Chief Minister of Uttar Pradesh, Ajay Bisht ji, visits a Dalit home but ensures that they are bathed first. It has been seen even in Karnataka with Yedurappa ji, that how he visits a scheduled caste community's household but makes sure that the food is from the hotel. This is exactly the discrimination at the center, that it repeatedly acts against the interest and security of the scheduled caste people. One small data I would like to give is in UP itself, the attacks on
scheduled caste community has risen to 11,829, which is almost 25.8% in the entire country. And I hope that is evidence enough to tell us all how anti-scheduled caste community the Bharatiya Janata Party and its chief ministers are. Thank you. Thank you, Shushmita ji. I will now request my colleague Neeraj Kundan ji, because the scheduled castes are being discriminated against both in terms of scholarships and jobs, as also opportunities. He will mention briefly 2 points. थैंक यू सर. सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और श्रद्धांजलि देते समय ही आज उनकी वो कही बात जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षकों को जो है, हमारे जो छात्र हैं, दलित छात्र हैं, उनको शिक्षक बनाइए ताकि वो आगे आने वाले समय में जो है वो संघर्ष कर सकें. परंतु जो भाजपा की आज की एक नीयत है, वो दलित छात्रों को जो है वो शिक्षित से नहीं बनाना चाहती है, वो उनको वंचित रखना चाहती है, ताकि वो आने वाले समय में अपनी आवाज जो है इस सरकार के खिलाफ नहीं उठा सके. वो उनकी आवाज को दबाना चाहती है. और उसके ही सामने हमारे कुछ आंकड़े हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तो भारी गिरावट जो है स्कॉलरशिप में जो है, एससी स्टूडेंट्स की, जो दलित छात्रों की जो स्कॉलरशिप में है उसमें भारी गिरावट आई है. मैं ये सरकारी आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहूंगा, जबकि कांग्रेस पार्टी की यूपीए की 2013 और 2014 की जो सरकार थी, जब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स की 882 करोड़ रुपीस थी, उसके बाद जब से भाजपा की सरकार आई है उसमें भारी गिरावट आई है. 2016 और 2017 में भाजपा की सरकार में वो घटकर 506 करोड़ हो जाती है. 2017 और 18 में वो उससे भी ज्यादा घटकर 62 करोड़ जो रह जाती है. 2018 और 19 में 115 करोड़ और 2019 और 2020 में 355 करोड़ रह जाती है. तो ये सामने सामने दर्शाता है कि जब आप दलित छात्रों को उनका अधिकार जो इस संविधान ने उन्हें दिया है स्कॉलरशिप के रूप में, उनसे उन्हें वंचित रखेंगे तो आप उनको शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं. और उसके साथ साथ मैं आपको आखिरी अपना पॉइंट ये भी आप लोगों के सामने, मीडिया के साथियों के सामने रखना चाहूंगा. ये भी एक सरकारी आंकड़ा है जो मार्च 2021 18 मार्च को सरकार के द्वारा दिया गया, जिसमें सरकारी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें 50% से ज्यादा जो हमारे दलित स्टूडेंट्स हैं उनकी वैकेंसी जो है वो रिक्त पड़ी है. अगर मैं इनमें रेलवेज, हाउसिंग बोर्ड, डिफेंस, ऑटोनॉमिक एनर्जी, इन सभी डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यूज, ये जो 8 टोटल डिपार्टमेंट्स है, इनकी टोटल वैकेंसीज अगर मैं आपको बताऊंगा तो वह 14,336 जो है ये बनती है. तो ये सामने सामने दर्शाता है कि किस तरीके से वो, चाहे निजीकरण जिस तरीके से आज की इस वर्तमान सरकार का जो चल रहा है, उसमें भी सीधा सीधा जो उनका जो निशाना है वो कहीं ना कहीं दलित जो छात्र हैं उनको जो संविधान के द्वारा, जो बाबा साहब के द्वारा जो अधिकार दिया गया रिजर्वेशंस का, उसको छीनने का काम जो है ये सरकार कर रही है. तो ये कुछ पॉइंट्स जो है हमने आपके सामने रखे. धन्यवाद. शुक्रिया कुंदन जी. एनी क्वेश्चंस यू वेलकम टू आस्क. जी 24 अप्रैल तक इंतजार करिए. इसकी फॉर्मल लॉन्चिंग, जैसा मैंने आपको कहा, राष्ट्रीय पंचायती राज डे पे इसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग, उसकी डिटेल्स, इसके एडिटर, डिप्टी एडिटर्स, इसके संचालक कौन होंगे, वो सब आपके सामने होंगे. जैसा मैंने कहा कि इनिशियली ये प्लान किया है कि 8 घंटे हर रोज ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव रहेगा और इसमें बाकायदा डिबेट्स, डिस्कशंस इत्यादि होंगी. इसका पूरा प्रारूप लगभग तैयार है. 24 अप्रैल को हम इसकी कंप्लीट डिटेलिंग आपको देंगे. यस जी, नहीं, ये केवल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है. इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑन सैटेलाइट. यस.
आदरणीय मित्र, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आज पूरे देश में अंधविश्वास और अंधभक्ति का चौतरफा अंधेरा है। विवेकहीनता और मानसिक गुलामी का वातावरण है। एक अहंकारी शासक के द्वारा जबरन थोपा जा रहा स्तुतिगान भी है। उनके भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभिव्यक्ति की आजादी में अपनी अपनी रचनात्मक भूमिका दे रहे हैं। आप किसी से सहमत हो सकते हैं, किसी से असहमत हो सकते हैं। जैसा महात्मा गांधी ने कहा, हर व्यक्ति की अपनी जगह है। कांग्रेस पार्टी के साथियों को यह लगा, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन से और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके मार्गदर्शन से, कि अभिव्यक्ति की आजादी के इस यज्ञ में एक छोटा सा योगदान एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कांग्रेस के और एक और विपक्ष की विचारधारा को प्रसारित करने के लिए एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और होना चाहिए। और ये एक हमारी छोटी सी, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक छोटी सी शुरुआत है। आपने दूसरा सवाल ये पूछा, जो एक और आदरणीय मित्र ने पूछा, कि क्या ये सैटेलाइट टीवी पर होगा। मैंने उसका जवाब नहीं में दिया। भविष्य में क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है, उसका जवाब मैं आज कैसे दे सकता हूं। The languages would be initially Hindi and English. These are the two languages that we propose to have the digital media platform in. Other languages we would like to gradually add. It would depend on how much logistics we can arrange in the respective states. Yes, we would like to add. Yes, it's a necessity. Yes, it should be done. Yes, many regional digital media platforms are doing yeoman's service already, right from Assam up to Kerala, up to Gujarat. And we want to also contribute in our own way. Yes, sir. My dear friend, to answer your first question first, and you heard it, today subjugation and suppression of dissent and opinion is near total in this country. व्यक्ति पूजा, मुझे उसकी अंग्रेजी अनुवाद शायद नहीं पता, वो नमो ऐप है, द नमो ऐप वॉज ए symbolism of व्यक्ति पूजा. INC TV digital media platform is a digital media platform for dissemination of views and opinions, both which may be acceptable to us and some that may not be. The whole idea is to deliberate. The whole idea, as Rahul Gandhi ji always says and Sonia ji always says, the whole idea is that various shades of opinion must be placed on the table and deliberated, discussed, debated in order to arrive at one conclusion. One size fits all doesn't suit this country. What is true in Kerala? For example, yesterday we were celebrating New Year's in Karnataka. We were celebrating Baishakhi yesterday in Punjab and Haryana and portions of Delhi and northern India.
Today we are celebrating Bohag Bihu, if I'm pronouncing it correctly, and my friend will pardon me in case it's mispronounced, in Assam. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।